अन्य स्थितियों में, जैसे नियोजक के द्वारा मृत्यु के दिन से लाभ देना बंद कर दिया जाएगा। अन्य स्थितियों में छुट्टी और मजदूरी इस संबंध में निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से है, जैसे गर्भपात और ओवरसन की स्थिति में 6 सप्ताह की छुट्टी मजदूरी सहित दी जाएगी। वंध्याकरण की स्थिति में 2 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी। ये सारी छुट्टियां प्रसूति हित लाभ की दर से मजदूरी सहित दी जाएगी। चिकित्सकीय बोनस, यदि किसी संस्थान में नियोजक द्वारा महिला श्रमिक को प्रसव के दौरान चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो वैसी स्थिति में नियोजक के द्वारा उस महिला श्रमिक को 3500 रुपये मेडिकल बोनस के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार 3 वर्ष पर मेडिकल बोनस में संशोधन कर अधिकतम 20,000 तक बढ़ा सकती है। दुग्धपान कराने के लिए अंतराल, यदि महिला श्रमिक प्रसव के बाद पुनः काम पर लौटती है तो इसके बच्चे को दूध पिलाने हेतु नियोजक द्वारा 2 अंतराल की व्यवस्था की जाएगी। यह लाभ 15 महीने तक मिलेगा। बर्खास्तगी पर रोक, यदि महिला श्रमिक अधिनियम के नियमों के अनुसार अपने काम से अनुपस्थित होती है तो नियोजक द्वारा बर्खास्त या बर्खास्तगी की नोटिस देना, उसके सेवा की शर्तों में परिवर्तन करना अवैध है। केवल गंभीर दुराचरण की स्थिति में ही वैध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में महिला श्रमिक 60 दिन के अंदर अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकती है। प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। मजदूरी की कटौती पर रोक, महिला श्रमिक को हल्के काम पर लगाना या उसके बच्चे को दूध पिलाने का अंतराल देने की स्थिति में नियोजक उसे आधार बनाकर उसकी मृत्यु से कटौती नहीं कर सकता है। अन्य उपबंध, छूट देने की शक्ति, किसी प्रतिष्ठान में इस अधिनियम के अनुकूल या बेहतर प्रसूति हित लाभ मिलता हो तो उस अधिनियम के उपबंध को लागू करने से छूट मिल सकती है। निरीक्षक, उपयुक्त सरकार उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसकी निम्नलिखित शक्तियां हैं। प्रतिष्ठान में प्रवेश करने की शक्ति, किसी व्यक्ति से पूछताछ करने और रजिस्टर, रिकॉर्ड और नोटिस की प्रतियां लेने, स्त्री श्रमिक को की गई भुगतान इत्यादि का निरीक्षण करना और उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट देना। दंड, नियोजक द्वारा प्रसूति हित लाभ का भुगतान नहीं करने पर और अधिनियम का उल्लंघन करने पर, पदच्युत करने की दोषी पाए जाने पर 3 महीने से 1 वर्ष का कारावास या 2,000 से 5,000 रुपये तक जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। निरीक्षक के पास दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने या व्यक्तियों की उपस्थिति में बाधा पहुंचाने के दोषी को 1 वर्ष तक के कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 21 और 22 में लिखा है। नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति उपयुक्त सरकार को दी गई है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में नियम बनाएगी। आलोचना, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 के बनने के बाद महिला श्रमिक की दशाओं में विशेष सुधार हुआ है। उन्हें चिकित्सक की बोनस की सुविधा दी जाती है। फिर भी इन लाभों के बावजूद इस अधिनियम में कई प्रकार की कमियां हैं जो महिला श्रमिक की दशाओं में सुधार हेतु बाधक है। ये कमियां निम्नलिखित है। क्रियान्वयन का अभाव, सही क्रियान्वयन न होने के कारण महिला श्रमिक की दशाओं में सुधार नहीं हो पाता है। इस अधिनियम के लागू होने से नियोजक पर वित्तीय भार बढ़ता है, जिसका उत्पादन लागत और कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। छोटे नियोजकों को अपनी प्रतिष्ठान और उद्योग को बंद करना पड़ता है, अतः प्रसूति लाभ हेतु कोई कोष की स्थापना करना चाहिए या सामाजिक बीमा विधि को अपनाना चाहिए। बहुत से नियोजक इस कानून से बचने के लिए विवाहित महिलाओं को नियोजित नहीं करते हैं। गर्भ का लक्षण देखते ही सेवा से मुक्त कर देते हैं। मेडिकल बोनस के रूप में 1,000 रुपये देने आज की महंगाई की स्थिति में उचित नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में महिला श्रमिक का खर्च बढ़ जाता है। महिला श्रमिकों की मजदूरी में काफी अंतर पाया जाता है, जिस कारण हितलाभ की राशि में भी अंतर पाया जाता है। जिस महिला श्रमिक की मजदूरी अधिक होती है उसे अधिक तथा जिसकी मजदूरी कम होती है उसे कम दर से प्रसूति लाभ दिया जाता है। अतः इस असमानता को दूर किया जाना चाहिए। निरीक्षकों की संख्या में भारी कमी है, जिसके कारण निरीक्षण कार्य प्रभावित होता है। इस प्रकार उपरोक्त कमियों को दूर करने आदि अधिनियम को क्रियान्वित किया जाए तो निश्चित ही महिलाओं और श्रमिकों की दशाओं में सुधार होगा और एक नवीन भारत का निर्माण होगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है, जिसके एक बृहद सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के पारित किए जाने की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही तैयार होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में जब 1927 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अनिवार्य बीमारी लाभ दे की बात कही गई तो भारत सरकार का विधान इस ओर आकृष्ट हो गया। 1929 में नियुक्त शाही श्रम आयोग ने भी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किए जाने की सिफारिश की, परंतु तत्कालीन प्रांतीय सरकारों की विशेष रुचि नहीं होने के कारण ये योजना तत्काल लागू नहीं की जा सकी। 1937 एवं 1938 में गठित बम्बई श्रमिक जांच समिति, कानपुर श्रमिक जांच समिति एवं बिहार श्रमिक जांच समिति ने भी क्रमशः
स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने की सिफारिश की। 1940-41 एवं 1942 में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस योजना पर विचार करते हुए इसके प्रारूप को तैयार करने की बात कही गई। अंततः 1943 में स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तृत प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रोफेसर बीपी आदारकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। प्रोफेसर आदारकर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञों स्टैक एवं राव की राय ली गई। इसके द्वारा सुझाए गए संशोधनों का समावेश करते हुए 1946 में कर्मचारी राज्य बीमा विधेयक तैयार किया गया और ये विधेयक 1948 में पारित हुआ जाने के बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के नाम से जाना जाने लगा। उद्देश्य हो गया। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य सामाजिक बीमा के स्वास्थ्य, प्रसूति, दुर्घटना लाभ को शामिल करते हुए व्यावसायिक बीमारियों की क्षतिपूर्ति और मृत श्रमिकों के आश्रितों को पेंशन का लाभ आदि की एक अनिवार्य मिली-जुली प्रणाली लागू करनी है। भाषाई कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 2B के अंतर्गत विभिन्न और अन्य एवं तकनीकी शब्दों की यथोचित परिभाषाएं प्रस्तुत की गई। समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से तात्पर्य केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठान, रेलवे प्रशासन, महापत्तन, खाद्यान्न, तेल क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय सरकार से और अन्य समस्त मामलों और प्रकरणों में समुचित सरकार से तात्पर्य राज्य सरकार से है। प्रसवावस्था में से अभिप्राय ऐसी प्रसव वेदना से है जिसके परिणाम स्वरूप जीवित बालक पैदा हो और गर्भ धारण के 26वें सप्ताह के बाद की प्रसव वेदना जिसके परिणाम स्वरूप कोई जीवित या मृत बालक पैदा हो। देखो, कंट्रीब्यूशन अंशदान हो गया। अंशदान से अभिप्राय उस धनराशि से है प्रधान नियोजक द्वारा निगम को कर्मचारी के बाबत देय है। इसमें वह धनराशि सम्मिलित है जो इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार कर्मचारी द्वारा अथवा उसकी ओर से देय। निगम से तात्पर्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम से है। आश्रित डिपेंडेंट हो गया। आश्रित से अभिप्राय मृत बीमाकृत व्यक्ति इसके निम्न में से है किसी एक से संबंधित व्यक्ति से ये उद्देश्य के हेतु धारा 6A में निम्नलिखित श्रेणियां उपबंधित की गई हैं। प्रथम श्रेणी के आश्रित क्लास 1 डिपेंडेंट हो गया। इसके अंतर्गत विधवा, पत्नी, अवयस्क, धर्मज और दत्तक पुत्र, अविवाहित, धर्मज पुत्री और विधवा माता। द्वितीय श्रेणी के आश्रित हैं क्लास 2 डिपेंडेंट्स। इसमें बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय पूर्ण रूप से आश्रित पत्नी, पुत्र, दत्तक पुत्र, पुत्री जिसमें 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और विकलांग हो। तृतीय श्रेणी के आश्रित क्लास 3 डिपेंडेंट हो गए। मृतक के मृत्यु के समय पूर्णतः और अंशतः कमाई पर निर्भर रहने वाले विभिन्न व्यक्ति। विधवा माँ के अतिरिक्त माता पिता, अवयस्क अवैध पुत्र, अविवाहित अवैध पुत्र और पुत्री, अवयस्क पुत्र, अवयस्क भ्राता, अविवाहित बहन आदि, अवयस्क विधवा पुत्र वधू, पूर्व मृतक पुत्र का अवयस्क बालक, पूर्व मृतक पुत्र का अवयस्क बालक जहाँ बालक का कोई जीवित नहीं हो, मृत वंश का पितामह, पितामह, बीमाकृत व्यक्ति। कर्मचारी हो गया। देखो, कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है अधिनियम के अधीन आने वाले किसी कारखाने या संस्थान में या उससे संबद्ध के लिए मजदूरी पर नियोजित है। कर्मचारी के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। वे व्यक्ति जो कारखाने या प्रतिष्ठान के किसी काम पर या उस अनुषंगिक प्रारंभिक और संबद्ध किसी काम पर प्रधान नियोजक के द्वारा रूप से नियोजित हो, चाहे वह काम कारखाने या स्थापन में या अन्य किसी को जाता है या किसी असन्य नियोजन के द्वारा या किसी के माध्यम से किसी कारखाने या संस्थापन में प्रधान नियोजक या उसके अभिकर्ता के पर्यवेक्षक में ऐसे काम पर नियोजित हो जो सामान्यतः उस कारखाने या संस्थापन के एक भाग है या उसमें चलाने वाले काम के लिए प्रारंभिक या अनुषंगिक है, जिनकी सेवाएं प्रधान नियोजक को संविदा करने वाले किसी अन्य नियोजक द्वारा भाड़े पर या अन्य प्रकार से दी गई हो। कर्मचारी के परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं होते हैं। भारतीय जल सेना, थल सेना, वायुसेना के सदस्य। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी मासिक मजदूरी केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से अधिक है। वर्तमान में ये 25,000 रुपये है। देखो, मुख्य प्रावधान क्या है इस अधिनियम में? मुख्य प्रावधान निम्नांकित है। इसका स्कोप विस्तार क्षेत्र क्या है? ये सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है जो देश के सभी 12 कारखाने में लागू है। ये कानून उन सभी प्रतिष्ठानों में लागू होगा 10 कर्मचारी नियोजित किए गए हों, लेकिन मौसमी कारखाने पर यह कानून लागू नहीं होता है। ये अधिनियम सरकार के नियंत्रण वाले उन कारखानों संस्थानों में लागू नहीं होता है जिनके कर्मचारियों को इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध हितलाभों के समान रूप से या उससे उच्चतर हितलाभ उपलब्ध हो। केंद्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के परामर्श से या अन्य राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से इस अधिनियम में आंशिक या पूर्ण रूप से किसी भी औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि आदि प्रतिष्ठानों में लागू कर सकती है। किसी संस्थान में एक बार लागू हो जाने के बाद यह कर्मचारियों की संख्या निर्धारित सीमा से कम हो जाती है तब भी ये लागू रहेगा। इस कानून का लाभ वैसे श्रमिक प्राप्त कर सकते हैं जिनकी मासिक वेतन 25,000 रुपये से कम हो।
अंशदान कंट्रीब्यूशन हो गया। इस अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी कारखाने संस्थान के सभी कर्मचारियों को बीमित होना आवश्यक होता है। इसमें नियोजक और श्रमिक दोनों अंशदान करते हैं और कर्मचारी अपनी मासिक मजदूरी का 1.75% और नियोजक कर्मचारी का 4.75% अंशदान करेगा। सरकार द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सीमा निर्धारित की गई है जिसमें एक मजदूरी पाने वाले कर्मचारी अपना अंशदान नहीं देंगे। वर्तमान में ये मजदूरी सीमा 100 रुपये प्रतिदिन है, लेकिन नियोजक के द्वारा दिया जाने वाला अंशदान देय होगा। यदि कोई नियोजक अंशदान की राशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम को जमा करने में विलंब करता है तो उस स्थिति में अंशदान की राशि को मालगुजारी के रूप में प्राप्त किया जाएगा। बेनिफिट्स हो गया। अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित हित लाभों की चर्चा की गई है। बीमारी हित लाभ, सिकनेस बेनिफिट, प्रसूति हित लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट, अशक्तता हित लाभ, डिसेबलमेंट बेनिफिट, आश्रित हित लाभ, डिपेंडेंट बेनिफिट और चिकित्सा हित लाभ, मेडिकल बेनिफिट। अंत्योष्टि हित लाभ, बेरोजगारी भत्ता, बीमारी लाभ। यदि कर्मचारी को बीमारी का प्रभाव कम से कम 2 दिनों तक बना रहे तो उसे बीमारी लाभ दिया जाएगा। यदि कोई बीमाकृत कर्मचारी कम से कम 2 दिनों तक बीमार हो तथा उसे बीमारी हित लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को 6 मास के अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान करना होता है। बीमारी हित लाभ को 2 हित लाभ की अवधियों में 91 दिन प्राप्त होते हैं। मजदूरी का 70% दर हो गया। मजदूरी का 70% वर्धित बीमारी हित लाभ, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। नसबंदी के लिए 7 दिन, नलीबंदी के लिए 14 दिन की अवधि बीमारी हित लाभ प्राप्त होगा। चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। दर मजदूरी का 100%। विस्तारित बीमारी हित लाभ 91 दिन के अलावा 124 दिन से लेकर 309 दिनों तक प्राप्त होगा, लेकिन यह लाभ ऐसे कर्मचारियों को प्राप्त होगा जिसने 2 वर्षों तक लगातार रोजगार और 4 अंशदान अवधि में 156 दिन का अंशदान किया हो। दीर्घकालीन मामले में सक्षम पदाधिकारी की सिफारिश पर 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। दर हो गया। मजदूरी का लाभ 80% हो गया। प्रसूति हित लाभ, ये लाभ बीमाकृत महिला श्रमिक को प्रसवावस्था, गर्भपात और गर्भावस्था, बच्चे के अकाल जन्म और गर्भपात के कारण होने वाली बीमारी के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दिए जाते हैं। ये लाभ उस बीमाकृत महिला श्रमिक को दिया जाएगा जिन्होंने 2 अंशदान अवधियों में कम से कम 70 दिनों के लिए अंशदान दे दिया हो। लाभ प्राप्ति के लिए महिला श्रमिक द्वारा एक आवेदन दिया जाएगा। आवेदन में पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र, नॉमिनी का नाम और संभावित तिथि का भी उल्लेख करेंगे जिस दिन वह मां बनने की आशा रखती थी। प्रसूति हित लाभ अधिकतम 12 सप्ताह के लिए दी जाती है। 6 सप्ताह प्रसव पूर्व और 6 सप्ताह प्रसव उपरांत दी जाएगी। यदि बच्चा होते समय बच्चे की मृत्यु हो जाने पर 6 सप्ताह का लाभ बच्चे की मां को मिलेगा। मां की मृत्यु होने पर बच्चे की देखरेख करने वाले तथा दोनों की मृत्यु होने पर मृत्यु के दिन तक ही लाभ मिलेगा। गर्भपात की स्थिति में 6 सप्ताह का लाभ दिया जाएगा। यदि कोई महिला 2 सप्ताह के बाद भी बीमार रहती है तो उस स्थिति में उसे 1 माह की अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी और इस संस्थान में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। चिकित्सकीय लाभ के रूप में 1000 रुपये दिए जाएंगे, मजदूरी के बराबर। अशक्तता हित लाभ, ये लाभ बीमाकृत कर्मचारी को नियोजन के दौरान नियोजन से उत्पन्न दुर्घटना से होने वाली अशक्तता के लिए अवधि भुगतान के रूप में दिया जाएगा। अशक्तता हित लाभ अस्थायी अशक्तता, अस्थायी, आंशिक और पूर्ण अशक्तता के लिए दिया जाएगा। अधिनियम की 3री अनुसूची में कुछ व्यावसायिक रोगों का उल्लेख किया गया। यदि ऐसे व्यावसायिक रोग किसी व्यक्ति को होता है तो उसे नियोजन के दौरान माना जाता है और उसे भी ये लाभ मिलता है। मजदूरी दर का 90%। विभिन्न प्रकार की अशक्तताओं के लिए अशक्तता हित लाभ निम्नलिखित प्रकार से दिया जाता है। अस्थायी अशक्तता हो गया। अस्थायी अशक्तता के लिए लाभ पूर्ण दर से 3 दिनों के प्रतीक्षा काल के बाद अशक्तता की अवधि तक देय होता है अथवा अधिकतम 5 वर्ष तक ये लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अस्थायी आंशिक अशक्तता, अस्थायी आंशिक अशक्तता की दशा में काम करने की शक्ति में प्रतिशत हानि के अनुपात में हित लाभ के पूर्ण दर का अनुपात निकालकर जीवन पर्यंत पेंशन की तरह दी जाएगी। अस्थायी पूर्ण असमर्थ और व्यावसायिक रोग की दशा में पूर्ण दर से जीवन पर्यंत मिलता है। आश्रित हित लाभ, यदि किसी बीमाकृत श्रमिक की मृत्यु नियोजन के दौरान या उसे उत्पन्न दुर्घटना के फलस्वरूप हो जाती है तो उसके आश्रितों को आश्रित हित लाभ दिया जाता है। ये लाभ अवधि के भुगतान के रूप में दिया जाता है। मजदूरी का 90%। मृत कर्मकार को विधवा को जीवन भर या फिर से विवाहित होने तक
पूर्ण दर के 3/5 भाग की दर से दिया जाता है। एक से अधिक पत्नी होने पर लाभ की राशि को बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। मृत कर्मकार को प्रत्येक लड़के को या उसके 25 वर्ष के होने तक 3/5 भाग की दर से लाभ मिलेगा। मृत कर्मकार की पुत्री को पूर्ण हित लाभ दर का 2/5 भाग 25 वर्ष की आयु और विवाह होने तक दी जाएगी। अपंग पुत्र और पुत्री को उसकी अपंगता की अवधि तक ये मिलेगा। यदि मृत कर्मकार को कोई विधवा पत्नी या पुत्र नहीं है तो इस लाभ को निम्नलिखित आश्रितों के बीच बांट दिया जाएगा। माता पिता या दादा दादी को आश्रित हित लाभ पूर्ण दर के 3/10 भाग को दर से उसके जीवन भर दिया जाएगा। अन्य पुरुष आश्रितों को आश्रित हित लाभ पूर्ण दर से 2/10 भाग को या उसके 25 वर्ष होने तक दिया जाएगा। अन्य स्त्री आश्रित को पूर्ण दर से 2/10 भाग की दर से 25 वर्ष तक या उसके विवाहित होने तक भी पहले दिया जाएगा। चिकित्सा हित लाभ चिकित्सा लाभ बीमाकृत कर्मचारी को चिकित्सकीय उपचार के रूप में दी जाती है। समुचित सरकार के अनुरोध पर यह लाभ बीमित कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी उपलब्ध कराया जाता है। ये निगम द्वारा संचालित अस्पताल या अन्य संस्था में बाह्य रोगी या कर्मचारी के घर जाकर देखने या अस्पताल में अंत्य रोगी उपचार भर्ती के रूप में दिया जा सकता है, परंतु अन्यत्र चिकित्सा पर होने वाले कार्यव्ययों की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती। यदि कोई श्रमिक 5 वर्ष तक किसी संस्थान में अंशदान के अलावा 10 रुपये अतिरिक्त राशि का भुगतान प्रतिमाह किया हो तो सेवानिवृत्ति के बाद श्रमिक एवं उसकी पत्नी को जीवन भर चिकित्सकीय लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। निगम स्वयं भी चिकित्सकीय हित लाभ का दायित्व ले सकता है और खर्च के भार को वहन करने के संबंध में राज्य सरकार से समझौता कर सकता है। अंत्येष्टि लाभ यह लाभ बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की अवस्था में उसके दाह संस्कार के लिए की जाती है। यह लाभ मृत कर्मचारी के परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को दिया जाता है। अंत्योष्टि लाभ की अधिकतम राशि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में ये लाभ 10,000 रुपये दिए जाएंगे और इसके सदस्य उपलब्ध न होने की दशा में यह हित लाभ उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो वास्तव में दाह संस्कार का खर्च किया है। लाभ के लिए दावा कर्मचारी मृत्यु के 3 महीने के अंदर करना आवश्यक होगा। बेरोजगारी भत्ता देखो, अधिनियम के अधीन बेरोजगारी भत्ता देने की योजना राजीव गांधी कल्याण योजना के नाम से 1 अप्रैल 2005 को शुरू की गई योजना के अधीन अधिनियम के दायरे में आने वाले कारखाने और स्थानों की बंदी और कर्मचारी की छटनी या गैर कामगार चोट से उत्पन्न अस्थायी आवश्यकता के कारण बीमित कर्मचारी के अनैच्छिक रूप से बीमा योग्य नियोजन से बाहर हो जाने पर इसे निर्धारित अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की गई है। मजदूरी का 50%। एडमिनिस्ट्रेशन शासन इस अधिनियम के समुचित प्रशासन के लिए कुछ विशिष्ट निकायों और अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है जो निम्नलिखित है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना करेगी। यह एक सर्वोच्च निकाय है। इस निगम में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 5 व्यक्ति। जिन राज्यों में यह अधिनियम लागू है उनमें प्रत्येक से राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त एक सदस्य। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य। देखो, संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति। कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाला 10 व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत चिकित्सकीय व्यवसायों के संगठनों के परामर्श से नियुक्त कर्मचारियों के 2 प्रतिनिधि। संसद के 3 सदस्य जिनमें 2 लोकसभा द्वारा और 1 राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित होंगे। निगम के महानिदेशक जो पहले सदस्य होंगे। कार्यकाल निगम के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, किंतु पदेन सदस्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि अपनी अपनी सरकार के पश्चात पर्यंत ही पद पर बने रहेंगे। निगम के कार्य और अधिकार। निगम के निम्नलिखित कार्य और अधिकार हैं: कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रशासन करना, बीमित कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लिए निर्दिष्ट लाभों की योजना, बीमित व्यक्तियों के सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण को प्रोत्साहन देने हेतु आवश्यक उपाय करना, ऐसे बीमित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्नियुक्ति के लिए अतिरिक्त उपाय करना जो कि अयोग्य और चोटग्रस्त हो गए हैं, समय समय पर सदस्यों की बैठक आयोजित करना, अंशदान के भुगतान एवं संग्रह के नियम बनाना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना कोष का प्रशासन करना, वार्षिक बजट तैयार करना, निरीक्षकों की नियुक्ति कर उनके अधिकार की सीमाएं निर्धारित करना, अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक नियम बनाना। अस्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी। अस्थायी समिति का गठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य में से किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 3 सदस्य हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम के 3 सदस्य हैं: निगम के महानिदेशक तथा
निगम द्वारा निर्वाचित 8 अन्य सदस्य, जिनमें 3 नियोजक के 3 कर्मचारियों के और 1 चिकित्सा व्यवसायियों तथा 1 संसद के प्रतिनिधि होंगे। अस्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ये सदस्य केंद्रीय सरकार के प्रसाद प्रयत्न पद पर बने रहते हैं। अस्थायी समिति निगम का अधीक्षण और नियंत्रण में रहते हुए निगम के कार्यकाल का प्रशासन करते हैं। चिकित्सा हित लाभ परिषद। चिकित्सा लाभ परिषद का गठन केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। गठन इसका सभापति स्वास्थ्य सेवाओं का महासंचालक होगा, जो कि पदेन होगा। स्वास्थ्य सेवाओं का उप महासंचालक, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। निगम का चिकित्सा आयुक्त उसका पदेन सदस्य होगा। मान्यता प्राप्त संगठनों के सलाह से केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्य। मान्यता प्राप्त संगठन के सलाह से केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने और 3 सदस्य, जिसमें कम से कम 1 महिला होगी। इसके सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। चिकित्सा परिषद के कार्य और निम्नलिखित है। चिकित्सा हित लाभ के प्रशासन लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र देने और अन्य कार्यों से संबंधित मामले पर निगम और समिति को सलाह देना, इलाज और सुश्रुतता से संबंध में चिकित्सकों के विरुद्ध की गई शिकायतों के निर्धारित रूप से जांच करने के अधिकार का प्रयोग करना और कर्तव्य का पालन करना। निगम के प्रधान अधिकारी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रधान अधिकारी निम्नलिखित है। कर्मचारी राज्य बीमा के महानिदेशक, बीमा आयुक्त, चिकित्सा आयुक्त, मुख्य लेखा अधिकारी, बीमांकन महानिदेशक निगम का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होता है। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम उचित संख्या में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेगा। इसकी निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। नियोजक से आवश्यक जानकारी देने के लिए बाध्य करना, कार्यालय स्थापन, कारखाने और अन्य परिसर में प्रवेश करने की शक्ति, रजिस्टर आदि को उपस्थित करवाने की शक्ति, कारखाना के कर्मचारियों से पूछताछ की शक्ति इत्यादि। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड। कर्मचारी राज्य बीमा निधि। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निधि की स्थापना की गई है। अधिनियम के अंतर्गत भुगतान किए गए सभी अंशदानों तथा निगम द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी राशियों को कर्मचारी राज्य बीमा निधि में जमा किया जाता है। निधि का प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा होता है। निधि का व्यय। निधि की राशि निम्नलिखित उद्देश्य के लिए खर्च की जाती है: उपयुक्त व्यक्तियों को हित लाभों का भुगतान करने और उसके चिकित्सकीय उपचार तथा देखभाल की व्यवस्था करना, निगम के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्यों को शुल्क तथा भत्ते का भुगतान करना, निगम के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान करना, औषधालय तथा अन्य संस्थानों की स्थापना तथा देखरेख हेतु अंकेक्षण खर्चों की भुगतान करना, अनुबंधन के अंतर्गत चुकाई जाने वाली राशि का भुगतान करना, कर्मचारी बीमा न्यायालय के व्ययों का भुगतान करना, कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से निगम द्वारा अधिकृत अन्य प्रयोजन। पेनाल्टीज हो गया। अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है: किसी हित लाभ के दावे या भुगतान में वृद्धि या भुगतान से बचने के उद्देश्य से जानबूझकर गलत सूचना देने के दोषी व्यक्ति को 6 महीने तक के कारावास या 2000 रुपये तक के जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है। अंशदान देने में विफलता की स्थिति में 6 माह से 3 वर्ष के कारावास अथवा 5000 रुपये तक का जुर्माना। यदि कोई नियोजक कर्मचारी को मजदूरी से कटौती किए गए अंशदान की राशि को जमा नहीं करता है, तो उस स्थिति में 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के कारावास तथा 10,000 रुपये तक का जुर्माना। नियोजक द्वारा पुनः गलती को दोहराने पर 2 से 5 वर्ष तक का कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना। अन्य प्रावधान का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष का कारावास और 4,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों आलोचनाएं। इस अधिनियम की निम्नलिखित आलोचनाएं की जाती है: यद्यपि यह अधिनियम कारखानों, खानों, बगानों आदि जैसे विस्तृत क्षेत्र में लागू होती है, फिर भी औद्योगिक जगत का एक बड़ा भाग इसके क्षेत्र में शामिल नहीं होता। इस अधिनियम छोटे बड़े सभी नियोजकों पर समान रूप से लागू होता है। छोटे नियोजकों को अंशदान देने की कठिनाई होती है। देय लाभ का स्तर काफी निम्न है। आज के संदर्भ में सुधार की आवश्यकता है। चिकित्सा हित लाभ का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है, परंतु इसमें विभिन्न सरकारी और अन्य अभिकरणों की सम्मिलित भूमिका होने के कारण चिकित्सा हित लाभ के प्रकारों, पैमानों, मात्राओं में भारी असमानता पाई जाती है। बीमाकृत कर्मचारी अंशदान करते हैं, फिर भी हित लाभ पाने के लिए उसे जटिल प्रक्रिया अपनानी होती है। प्रमाण पत्र लेना होता है, जिससे कर्मचारी को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था जटिल है। इस अधिनियम के प्रशासन में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अलावा कई बोर्ड, निकाय, अभिकरण भी हिस्सा लेते हैं, जो पारंपरिक रूप से निर्भर होते हैं। पारंपरिक निर्भरता के कारण प्रशासन जटिल होता है। उपादाय संदाय अधिनियम 1972।
भारतीय उद्योग में उपदान देने का प्रचलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से प्रारंभ हुआ है। कुछ नियोजक जैसे टाटा डीसी गोदरेज इत्यादि ने अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के अवसर पर उपहार देने के रूप में कुछ राशि का भुगतान करते थे, परंतु इस परंपरा में कई परेशानियां थी। जैसे कर्मचारी इसे अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते थे कि सभी नियोजक इस प्रथा का निर्वाह भी नहीं करते थे। उपादान की राशि में एकरूपता का अभाव था, इसलिए परिणाम स्वरूप आए दिन विवाद होने लगे। मामले औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष आने लगा। इस दिशा में सर्वप्रथम कार्य केरल सरकार के द्वारा 1970 के, उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार 1971 के ने किया। इन दोनों राज्यों में कानून बन जाने के बाद अन्य राज्यों के कर्मचारियों की मांगें और भी तेज हो गई। सरकार को इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने 1972 में उपदान संधा अधिनियम पारित किया, जो 16 सितंबर 1972 से लागू है। उद्देश्य इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उद्योग प्रतिष्ठानों व्यवसायों में कार्यरत श्रमिकों के उपादान के भुगतान की योजना और उससे संबद्ध विषयों की व्यवस्था करना है। मीनिंग का अर्थ, उपादान का अर्थ क्या है? ग्रेच्युटी इटली के ग्रेटिस शब्दों से बना है। ग्रेच्युटी इटली के ग्रेटिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ निःशुल्क अथवा मुफ्त अथवा आभार व्यक्त करना होता है। श्रमिक जब सेवा मुक्ति के बाद कारखाना छोड़ते हैं तो नियोजक श्रमिकों को कुछ राशि उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। इसे ही उपादान कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक उपादान को परिभाषित करने का प्रश्न है, तो इस अधिनियम में उसे परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी अवधारणा के संबंध में अन्य स्रोत, विशेषकर न्यायालय की युक्तियों और निर्णयों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि कर्मचारी द्वारा किसी संस्थान के अंतर्गत लंबे एवं लगातार समय तक किए गए सेवा की स्थिति में जो सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होता है, उसे ही हम उपादान कहते हैं। वेबस्टर्स अंतर्राष्ट्रीय कोश में कहा गया है कि उपादान किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी प्रतिभूति की आशा से किसी अनुग्रह या सेवा के बदले स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहार या इनाम है। इसका विस्तार क्षेत्र देखो। मुख्य प्रावधान, यह अधिनियम एक केंद्रीय विधान है जो पूरे भारत वर्ष में लागू होती है। अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर में बागानों पत्तनों को छोड़कर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित नियोजन आते हैं: कारखाना, खान बागान, तेल क्षेत्र, रेलवे कंपनी, दुकान प्रतिष्ठान तथा उन सभी अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं या पिछले 12 महीने में कार्यरत थे। यदि उस अधिनियम के दायरे में कोई प्रतिष्ठान एक बार शामिल हो जाता है तो बाद में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम भी हो जाने पर यह अधिनियम लागू रहेगा। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर इसे किसी भी प्रतिष्ठान में लागू कर सकती है। धारा 1, योग्यता की शर्तें। उपादान का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जिन्हें किसी संस्थान में 5 वर्ष की निरंतर सेवा की है। निम्न स्थितियों में अधिनियम के अंतर्गत उपादान प्राप्त करने का अधिकारी होगा: सेवानिवृत्ति या स्वयं पद त्याग या वृद्धावस्था में सेवा परित्याग, दुर्घटना या बीमारी के कारण अयोग्यता या मृत्यु, अपंगता एवं मृत्यु की स्थिति में 5 वर्ष निरंतर सेवा की शर्त लागू नहीं होती है। उपादान भुगतान का दायित्व। उपादान भुगतान का दायित्व नियोजक का होगा, जो कर्मचारी की सेवा समाप्ति के दिन से 30 दिन के अंदर की जाएगी। उपादान की दर, नियोजक द्वारा उपादान के रूप में प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, परंतु मौसमी कारखाने और प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिवर्ष की सेवा के लिए 7 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। उपादान के रूप में सेवा वर्ष की गणना करते समय 6 माह या उससे अधिक समय को 1 वर्ष माना जाएगा। 6 माह से कम समय को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। उपादान की राशि की गणना अंतिम वेतन मजदूरी के आधार पर की जाएगी। मासिक दर से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के लिए 15 दिन की मजदूरी की गणना निम्न सूत्र से की जाती है: अंतिम मासिक वेतन बाई 26 डे इंटू 15। मात्रा अनुसार मजदूरी की दशा में 15 दिन की मजदूरी की गणना निम्न सूत्र से की जाती है: विगत 3 माह में प्राप्त मजदूरी उन तीनों माह से कम दिनों की संख्या इंटू 15। 3 माह की मजदूरी 3 माह में कितना दिन काम किया है बटे हो गया और इंटू 15। उपादान की राशि अधिकतम 10 लाख रुपए दी जाएगी। उपादान की जब्ती, नियोजक द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में किसी श्रमिक के उपादान की राशि पूरी या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है: यदि किसी श्रमिक की उपेक्षा के कारण नियोजक की संपत्ति की क्षति होती है, वह बलपालक चरित्र का हो, वो बलपालक चरित्र का हो, तोड़फोड़ करने में विश्वास करता हो, अनैतिक चरित्र का हो, जिस कारण उसकी सेवा समाप्त की गई हो। अनिवार्य बीमा, नियोजकों द्वारा श्रमिकों को उपादान देने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता से बीमा करना अनिवार्य है। सरकार के अधीन आने वाले स्थापनों को छोड़कर, लेकिन नियोजित कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक हो।
तो वैसी स्थिति में उपयुक्त सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर उपादान कोष गठित किया जा सकता है। अन्य प्रावधान छूट देने की शक्ति। यदि किसी संस्थान के अंदर इस कानून से बेहतर कोई योजना लागू हो तो वैसी स्थिति में उपयुक्त सरकार अपनी अधिसूचना द्वारा उसे लागू नहीं करने की छूट दे सकता है। नाम निर्दिष्ट करना। कोई भी कर्मचारी 1 वर्ष की सेवा करने के बाद 30 दिन के अंदर अपना नॉमिनी घोषित करेगा। नॉमिनी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उपादान की राशि को ले सकता है। उपादान भुगतान की अवधि। उपादान प्राप्त करने का अधिकार कर्मचारी तक की मृत्यु की स्थिति में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को होगा। उसके लिए श्रमिक या नाम निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा एक आवेदन नियोजक को दिया जाएगा। आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अंदर नियोजक के द्वारा उपादान की राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। यदि नियोजक किसी विशेष परिस्थिति के कारण भुगतान करने में असमर्थ है तो वह नियंत्रक पदाधिकारी के पास लिखित देगा जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उपादान का वितरण। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु उसकी सेवा काल में हो जाए तो उपादान की राशि का भुगतान श्रमिक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को किया जाएगा। यदि उनकी संख्या 1 से अधिक हो तो उपादान की राशि को बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। यदि कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति वयस्क हो तो नियंत्रक पदाधिकारी उस नॉमिनी की राशि को किसी कर्मचारी या बैंक या अन्य संस्थान में जमा रखेगा जब तक कि वह वयस्क न हो जाए। उपादान की वसूली। यदि कोई नियोजक उपादान की राशि भुगतान करने में अनावश्यक विलंब करता है तो वैसी स्थिति में श्रमिक नियंत्रण पदाधिकारी के पास आवेदन दे सकता है और मामले की जांच के बाद पदाधिकारी जिला पदाधिकारी को सूचित करेगा जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ राशि की वसूली और भूराजस्व के रूप में काम करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया के पहले नियोजक को कारण बताओ और नोटिस देना आवश्यक होगा। नियंत्रण पदाधिकारी हो गया। उपयुक्त सरकार अधिसूचना जारी कर उचित संख्या में नियंत्रण पदाधिकारी की नियुक्ति करेगी जो उपादान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेंगे और निर्णय देंगे जो भी मान्य हो। यदि कोई व्यक्ति नियंत्रण पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वैसी स्थिति में 60 दिन के अंदर अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। विशेष स्थिति में 60 दिन के बाद भी अपील किया जा सकता है। ये पदाधिकारी क्षेत्रीय श्रमायुक्त के समक्ष होंगे। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय सभी को मान्य होगा। निरीक्षक। देखो, उस उपयुक्त सरकार द्वारा उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। निरीक्षक भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक सेवक होंगे। उन्हें निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी। किसी उद्योग में प्रवेश करना, नियोजक को सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु बाध्य करना, रजिस्टर्ड दस्तावेज की जांच पड़ताल करना और नियोजक और कर्मचारी की परीक्षा करने की शक्ति इत्यादि। निरीक्षक निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं। पेनाल्टीज। दंड हो गया। नियोजक द्वारा उपादान भुगतान से बचने का प्रयास करने और गलत सूचना देने या गलत प्रतिनिधित्व करने वाले दोषी व्यक्तियों को 6 महीने का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम में कि किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर 10-20 हजार रुपये तक का जुर्माना और दोनों से दंडित किया जा सकता है। उपादान की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 महीने से 2 वर्ष तक का कारावास और न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से दंडित किया जा सकता है। आलोचना। इस अधिनियम में निम्नलिखित कमियां हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए विवाहित पद पर आवेदन करने का प्रावधान है लेकिन सभी नियोजनों में कार्यरत अधिकतर श्रमिक अशिक्षित हैं अतः अशिक्षा के कारण इस अधिनियम के बारे में समझ नहीं पाते हैं। नियोजक को नुकसान की भरपाई के लिए किसी राशि से कटौती की व्यवस्था है। नियोजक इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। उपादान की राशि उन्हीं नियोजकों के लिए आवश्यक है जिनके प्रतिष्ठान में 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत है। छोटे प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। उपादान की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। छोटे नियोजक के लिए इतनी बड़ी राशि देना बहुत ही कठिन है। उपादान की राशि को भुगतान करने का दायित्व नियोजक को है जो देने में विलंब करते हैं अतः इस राशि को देने की जिम्मेदारी सरकारी पदाधिकारी को सौंप देनी चाहिए। जैसे निष्कर्ष हो गया, यह अधिनियम निश्चय ही श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम लागू नहीं होता तो नियोजक को दया दृष्टि पर उपादान की राशि दी जाती थी अन्यथा नहीं, लेकिन कानून बन जाने के बाद श्रमिकों को इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता अतः यह अधिनियम श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा कवच है। बाल श्रम अधिनियम। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986। ठीक है ना। बाल श्रमिक जो होते हैं वो आर्थिक विपन्नताओं और सामाजिक संरचना की देन है। पहले बालक कृषि से संबंधित कार्य करते थे लेकिन औद्योगिकरण के बाद नए मशीन की सहायता से उत्पादन का कार्य किया जाने लगा। फलस्वरूप बालक विभिन्न कारखानों और नियोजनों में नियोजित होने लगे। इन कारखाने से बहुत सी खतरनाक काम भी होती थी जो बालकों को शारीरिक रूप से प्रभावित करता था, इसलिए इनके लिए न कोई मापदंड था और न ही कोई कानून। इस संबंध में सर्वप्रथम एम्प्लॉयमेंट एवं ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 पारित हुआ लेकिन यह सीमित क्षेत्र में प्रतिबंध लगाया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 24 में बाल श्रमिकों के शोषण और बच्चे के खतरनाक कामों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 में भी बालकों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, फिर भी बालकों की दशाओं में सुधार नहीं हो सका। तथा केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर
1986 में एक कानून पारित किया जिसे बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। ये कानून कुछ संशोधनों के बाद आज भी लागू है। इस कानून के बारे में निम्नलिखित बातें कही जाती है। यह कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है तथा पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन लागू करने की जिम्मेदारी उपयुक्त सरकार को है। ये एक संरचनात्मक श्रम विधान है। उद्देश्य: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कुछ विशेष रोजगार में बालकों को नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाना एवं अन्य रोजगारों में उनकी कार्य की दशाओं को विनियमित करना है। परिभाषाएं: बाल श्रमिक, चाइल्ड लेबर। बाल श्रमिक समाज में उपलब्ध सुविधाओं से वंचित वैसे बच्चे हैं जो 14 वर्ष या उससे कम आयु से ही किसी लाभ या मजदूरी के लिए रोजगार में लगे हुए हैं। चाइल्ड हो गया बालक। बालक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है। अतः इस अधिनियम में बालक की आयु को 15 साल से घटाकर 14 साल कर दिया गया है। बालकों को संरक्षण देने के उद्देश्य से उनकी आयु को घटाकर 14 साल का संवैधानिक मानदंड अपनाया गया है। दे हो गया दिन। दिन का अर्थ आधी रात से आरंभ होने वाली 24 घंटे की काला अवधि है। प्रतिष्ठान एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत दुकान, वाणिज्य प्रतिष्ठान, कार्यशाला, फार्म, आवासीय, होटल, अल्पाहार गृह, भोजन गृह, नाट्य गृह और सार्वजनिक मनोरंजन स्थल और मनोरंजन के अन्य स्थान आते हैं। देखो, कार्यशाला किसको बोलते हैं? से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत परिसीमाएं भी हैं, जिसमें कोई औद्योगिक प्रक्रिया की जाती है, लेकिन इसके अंतर्गत ऐसा कोई परिसर शामिल नहीं है जिसमें कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 67 के प्रावधान तत्समय के लिए लागू नहीं होता है। सप्ताह, वीक हो गया से तात्पर्य शनिवार की रात या ऐसी अन्य रात जो कि निरीक्षक द्वारा विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखकर अनुमोदित की जाए। आधी रात से प्रारंभ होने वाली 7 दिन की कालावधि से। परिवार हो गया। देखो, परिवार से तात्पर्य एक अधिष्ठाता के संदर्भ में एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की पत्नी, पति और उनके बालक, भाई बहन से है। मुख्य प्रावधान इसका क्या है? इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। विस्तार क्षेत्र: यह कानून देश के सभी कारखाने, प्रतिष्ठान, दुकानों में लागू है जहां किसी भी प्रकार की औद्योगिक प्रक्रिया की जाती है, लेकिन कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वर्कशॉप को छोड़कर व्यवसायों प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अधिनियम के अनुसूची में उन व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं का उल्लेख है जिनमें किसी बालक 14 वर्ष से कम उम्र को न तो नियोजित किया जा सकता है और न ही उसके लिए अनुमति दी जाएगी। अपवाद स्वरूप यह प्रावधान वहां लागू नहीं होगा जहां प्रक्रिया नियोजक और उसके परिवार के सदस्य के द्वारा चलाया जा रहा हो। किसी वैसे स्कूल में भी लागू नहीं होगा जो सरकार द्वारा स्थापित किया गया है अथवा सहायता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त हो। इसमें 18 व्यवसायी एवं 65 खतरनाक पाने वाले कार्यों को शामिल किया गया है। इस अनुसूची में 2 भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में दुर्घटना को देखकर प्रतिबंध लगाया गया है। ये व्यवसाय निम्नलिखित है: रेलवे यात्री, मॉल, डाक परिवहन, रेलवे परिसर एवं अंगार चुनना, रेलवे के प्रांगण में बहारन, राख इत्यादि की सफाई करना, रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में खाना देने के लिए चढ़ना उतरना, प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार का कार्य करना, बंदरगाह के क्षेत्र में कोई कार्य करना, विस्फोटक या पटाखे बेचने का कार्य करना। ये सब भाग ए में आता है। हथकरघा, पावरलूम उद्योग, मोटर गाड़ी, कर्मशाला, गोदरेज के काम में, खान खदान में कोई कार्य, ढलाई के कारखाने में कोई काम, प्लास्टिक इकाइयों और राशियों के रेशे के कर्मशालाओं में कार्य, टॉक्सिक और ज्वलनशील पदार्थों पर विस्फोटकों का हाथ लाना हो गया। ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल, चाय दुकान, मनोरंजन केंद्र में बच्चों का नियोजन। घरेलू श्रमिक और नौकरों के रूप में बच्चों का नियोजन। भट्टी में कोई कार्य, हाथी का रखरखाव, सर्कस में काम करना। भाग बी, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों का उल्लेख है वहां जहां बालक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर प्रतिबंध लगाया गया है। ये निम्न है: बीड़ी बनाना। भाग बी में आता है बीड़ी बनाना, कालीन की बुनाई, सीमेंट विनिर्माण, कपड़े की छपाई, रंगाई, बुनाई, दिया सलाई, विस्फोटक, आतिशबाजी का निर्माण, अभ्रक की कटाई छटाई, चमड़े का विनिर्माण, साबुन निर्माण, अनन की सफाई, भवन निर्माण तथा निर्माण उद्योग में कार्य, स्लेट पेंसिल का विनिर्माण, मुद्रण, काजू और काजूगिरी, अगरबत्ती का विनिर्माण, मोटर गाड़ी मरम्मत तथा रखरखाव, ईंट भट्टे पर कार्य, रुई धुनकियों पर कार्य, जूट वस्त्र निर्माण और नारियल जटा का बनना, ताला निर्माण, शीशे और शीशे के सामानों का निर्माण इत्यादि। बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति केंद्र सरकार के द्वारा